नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आसन के अभ्यास की विधि सीखेंगे जिसका नाम है तिर्यक त्रिकोणासन। यह वास्तव में त्रिकोणासन में तिर्यक रूप लेते हैं, तो इसलिए इसको तिर्यक त्रिकोणासन कहते हैं। त्रिकोणासन में हमारा शरीर वह 3 कोण का बनता है और तिर्यक में यह रिवॉल्विंग हो जाता है, यह डायगोनल हो जाता है, इसीलिए इसको हम तिर्यक त्रिकोणासन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि सीख लेते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सम स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों पर अपना बराबर भार रखें और चेस्ट थोड़ा सा आगे की ओर निकला हुआ, बिल्कुल इस तरह से सीधे हम खड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद अपने दोनों पैरों में गैप करते हैं साइड की ओर। तो हल्का सा झटके के साथ इस प्रकार से हम गैप करेंगे और गैप करके उतना गैप करें जितना आप सहजता के साथ कर सकते हो और पैरों पर आपका ग्रिप बना रहे। इतना गैप करके अब हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं। फिर दाहिनी ओर जब झुकते हैं या बाईं ओर झुकते हैं तो उसको हम त्रिकोणासन कहते हैं। इस तरह से जब हम झुकते हैं तो इसको त्रिकोणासन कहा जाता है। हमें तिर्यक त्रिकोणासन करना है, यानी कि रिवॉल्व करना है बॉडी को। और इसके अभ्यास की विधि है कि जैसे हमने इस तरह से हाथ को ऊपर उठाया, अब हम इस तरह से ऐसे साइड की ओर जाएंगे और हमारा जो लेफ्ट हाथ है वह राइट पैर के पंजे के पास जाएगा और राइट वाला हाथ ठीक ऊपर सीधा रहेगा और हमें ऊपर वाले हाथ को देखना है। इस स्थिति में हम आरामदायक समय तक रुके रहेंगे। फिर वापस पूर्व स्थिति में आएंगे। यही क्रिया अब हमें दूसरी तरफ करनी है, लेकिन अब इसमें हम श्वास का भी ध्यान रखेंगे। टर्न करेंगे तो हमारा राइट वाला हाथ वह लेफ्ट पैर के पास आएगा और श्वास को बाहर निकालते हुए हम इस तरह से कर लें। यहां श्वास सामान्य रखेंगे। अंदर लेते हुए श्वास को फिर हम वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह से इस आसन के अभ्यास की यह विधि हुई। गलतियां हम लोग इसमें यह करते हैं कि जब हम टर्न करते हैं, जैसे हम लोग राइट की तरफ टर्न कर रहे हैं तो राइट वाला हाथ ऊपर की ओर जाता है, लेफ्ट वाला हाथ नीचे की ओर आता है और दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे रहते हैं, खींचे रहते हैं। सामान्यतया कुछ लोग घुटनों को मोड़ लेते हैं इस तरह से और फिर अभ्यास करते हैं। घुटने बिल्कुल आपके खींचे हुए रहने चाहिए, सीधे रहने चाहिए। यह गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यह गलती करते हैं तो इससे हमारे कमर में दर्द शुरू हो सकता है और धीरे धीरे हमारी कमर की मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं। तो इस तरह से इस आसन के अभ्यास की यह विधि हुई। अब हम लोग इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करेंगे। अब हम लोग इस आसन के लाभ देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका बेनिफिट है कि आप जब इस आसन का अभ्यास करते हैं तो अपनी बॉडी को रिवॉल्व करते हैं एक साइड में। बॉडी को रिवॉल्व करने का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वह आपके कमर के अंग और एब्डोमेन के अंग पर पड़ता है। तो कमर का अंग का मतलब कि पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में सबसे पहले आप देखें कि पेल्विक रीजन की जो जो मसल्स हैं और वहाँ पर जो जो अंग हैं, वहाँ पर हमारे लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल इस तरह के कुछ वर्टिब्रा हैं। लंबर में 5 वर्टिब्रा होती है, सैक्रल में भी 5 वर्टिब्रा होती है और कॉक्सिजियल में 4 वर्टिब्रा होती है। यह बचपन में, लेकिन जब उम्र हमारी बढ़ती जाती है तो लंबर की तो 5 ही वर्टिब्रा रह जाती हैं, सैक्रल और कॉक्सिजियल की एक एक हो जाती हैं, वे जुड़ जाती हैं आपस में जब हम मैच्योर हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि यह एक अंग होता है और वहाँ पर मसल कौन कौन सी होती हैं। जो पीछे की तरफ जो हमारी मसल्स होती हैं पेल्विक में, वह इलियोप्सॉस मसल होती है और पिरिफॉर्मिस मसल होती है।
ये दो मसल बहुत महत्वपूर्ण मसल हैं। जब हम टेढ़े बैठते हैं तो हमारी ये मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर रक्त का संचालन मिलना बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में ये कमज़ोर होकर के कुछ दिनों बाद ये स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका इनके रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस आसन के अभ्यास से वे सारी मसल्स बहुत मजबूत और सशक्त हो जाती हैं और फिर आपको कभी जीवन में सियाटिका या स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत नहीं हो सकती है। तो इस तरह से यह उन अंगों के लिए बहुत लाभकारी हुआ। जब हम इस आसन की अंतिम अवस्था में आते हैं और इसे हम रिटेन करते हैं तो इससे हमारी जो ग्लूटस मसल्स हैं, बटक मसल और हिप्स मसल्स हैं, जो जिसे हम ग्लूटियस मसल कहते हैं, और इसमें 3 मसल होती है, एक ग्लूटियस मैक्सिमस, दूसरा ग्लूटियस मीडियस और तीसरा ग्लूटस मिनिमस। इन तीनों मसल्स में भी बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बैक और मजबूत हो जाती है, क्योंकि बैक की मसल्स इस मसल से जुड़ी हुई होती है और इस बटक की मसल से जुड़ी हुई होती हैं हमारी थाई की मसल्स। तो थाई की जितनी मसल्स हैं वे भी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि उसमें भी खिंचाव पड़ता है। तो थाइस भी मजबूत हो गई। थाइस की मसल्स मजबूत होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वह आपके घुटने को भी मजबूत कर देता है, क्योंकि घुटना वास्तव में यदि हमारी ये मसल्स कमज़ोर हैं तो धीरे धीरे घुटना वीक होने लगता है और हमें घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अभ्यास से हम घुटने के दर्द से, जांघों के दर्द से, सियाटिका से, स्लिप डिस्क से, स्पॉन्डिलाइटिस से, कमर दर्द से, इन सब से बच सकते हैं। यह इसका लाभ हुआ। इसी के साथ यह एब्डोमेन के अंगों पर भी प्रेशर डालता है, क्योंकि जब आप रिवॉल्व करते हैं तो उस स्थिति में आपका एब्डोमेन आपके घुटने और जांघों से जाकर के सट जाता है और उस पर प्रेशर डालता है। तो आपके एब्डोमेन में कौन कौन से अंग हैं? एब्डोमेन में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपकी किडनीज़ हैं, आपका जो ब्लैडर है, यूरेटर और यूरेथ्रा है, और साथ में जेनाइटल आर्गन्स हैं। सारे जेनाइटल आर्गन्स, चाहे वो महिलाओं के हों चाहे वो पुरुषों के हों, उन सारे अंगों पर यहाँ पर दबाव पड़ता है और इससे वहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ जाता है। वहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ने से वे सशक्त और मजबूत हो जाते हैं और हमारी जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है वह भी मजबूत हो जाती है। तो इसका क्या लाभ होता है कि इससे हमारा जो मल आंतों में जमा रहता है, और चूँकि जैसे एक नाली होती है, नाली को अगर आप उसमें पानी रोज़ का रोज़ जा रहा है तो कितना भी आप सफाई करें थोड़ा बहुत काई वहाँ जमा हो जाती है। उसी तरह से हमारा ये जो बड़ी आंतें हैं, इन बड़ी आंतों से ही मल का निष्कासन होता है। तो रोज़ रोज़ मल के निष्कासन होते रहने से वहाँ पर अगल बगल साइड में जैसे काई की तरह मल जमा हो जाता है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है, और जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो धीरे धीरे मल आपका बाहर की ओर निकलना शुरू होता है और वे अंग सफाई हो जाती है। जैसे आप नाली की सफाई जानबूझ करके हाथों से कर देते हैं झाड़ू आदि से, वैसे ही उनकी सफाई हो जाती है और फिर गैस आदि की शिकायत होना बंद हो जाती है। और गैस आदि की शिकायत बंद होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाता है, मल भी बाहर निकल जाता है और यूरोजेनाइटल सिस्टम भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह से यह आसन इन अंगों के लिए रामबाण आसन सिद्ध होता है और साथ में चेस्ट और हाथों पर भी प्रेशर डालता है, उनके लिए भी यह आसन लाभकारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वह इन्हीं अंगों के लिए है। तो इसलिए इन अंगों को जिन्हें सुधारना हो, अपनी कमर को जिन्हें संतुलन में रखना हो, अपनी कमर को जिन्हें शेप में रखना हो, जिनको यहाँ मसल्स बाहर निकल आई हों, फैट बाहर निकल आए हों, उन सब के लिए यह बहुत रामबाण आसन है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या हैं, सावधानियाँ क्या हैं। वे लोग जिन्हें स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस या सियाटिका पहले से हुई है वे इसका अभ्यास ना करें, और वे लोग जिनका संतुलन बहुत अच्छी तरह से ना हो पाता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, तीव्र दर्द रहता हो, वे पहले इसका अभ्यास ना करें। धीरे धीरे अन्य आसनों का अभ्यास करके पहले इन अंगों को मजबूत कर लें, फिर अभ्यास कर सकते हैं।
तो बेहतर है कि योग्य मार्गदर्शन में करें। गुरु आपका बताए कि क्या आसन करना है, क्या नहीं करना है, तो उस स्थिति में जब आप करते हैं तो यह बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगली कड़ी में हम लोग एक नए आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।